अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम बैक टू अनदर एपिसोड। आज की दोस्तों उम्मीद करते हैं कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। तो आज की जो ये वीडियो है इसके अंदर बेसिकली मैंने बताना था कि अगर आप लोग फार्मिंग कर रहे हैं और आपने एक आध फ्लॉक अच्छा निकाला है पर दूसरा फ्लॉक आपका अच्छा नहीं निकला, तो इसमें सबसे बड़ा जो वजह हो सकती है वो हो सकती है कि आपकी क्लीनिंग। आपने अपने शेड को किस तरीके से क्लीन किया है या फिर दोबारा इस रेडी किया है कि आप उसमें चूज़ा डाल सकते हो। क्योंकि होता अक्सर ऐसा है कि लोग पहला फ्लॉक बहुत अच्छा निकालते हैं पर दूसरे फ्लॉक में उनकी मोर्टेलिटी थोड़ी सी हाई होती है, और यहीं देखें तो तीसरे फ्लॉक में मोर्टेलिटी और हाई होती है, चौथे फ्लॉक में और हाई हो जाती है। अब इसकी वजूहत ये क्या होती है उनको ये तो समझ में आता नहीं है, पर वो ये सोचते हैं नॉर्मली लोग कि हमने जिससे चूज़ा लिया है इनके पास मसला आ रहा है, या अगर कोई चूज़ा नहीं भी ले रहा, कोई हैच भी निकाल रहा है अपना, तो उसके साथ भी यही मसला होता है कि पहला फ्लॉक अच्छा निकलता है, दूसरा सही निकलता है, पर तीसरे के अंदर इश्यूज़ आना शुरू हो जाते हैं। तो इन सब चीज़ों को अगर आपको सॉल्व करना चाह रहे हो तो आपको एक साइंटिफिक वे के अंदर अपने शेड की क्लीनिंग करनी पड़ेगी, ताकि आप इन सब के सब मसाइल से बच सको और आपकी जो फार्मिंग है वो एक प्रॉपर वे के अंदर हो सके। तो सबसे पहले बात करते हैं कि आपको करना कैसे है शेड क्लीन। सपोज़ करो कि आपने अपना एक फ्लॉक निकाल लिया सुकून से, ठीक है। अब फ्लॉक जाने के बाद सबसे पहले जो आपने काम करना है ना, वो जितना भी अंदर गंदे यानी कि चावल का छिलका, बुरादा जो भी है वो सब का सब आप निकाल लो उसको बाहर। जब आप उस सबको बाहर निकाल दोगे तो उसके बाद जो फ्लोर होगा उसमें जैसे बात थोड़े बहुत निशान तो होंगे, तो अगर आप उसको स्क्रैपर से रगड़ के साफ़ कर दोगे तो अच्छा है, वरना उसके यानी कि उसके बाद सफाई कर लो, चाहो तो वैसे भी पहले भी कर सकते हो। तो सिंपली आपने करना क्या है, सबसे पहले जो है आपने करना क्या है, फ्यूमिगेशन से भी पहले आपने करना क्या है कि आपने अच्छे से पूरी की पूरी जगह की डस्ट निकाल देनी है। अगर आपके पास ब्लोर है तो ब्लोर आप मार मार के जहाँ जहाँ पे आपको लगता है कि डस्ट होगी वहाँ से पहले अच्छे से डस्ट रिमूव कर दें। उसके बाद उस जगह को सफाई करने के बाद आप इस तरह की सेटिंग करें, उसके ऊपर बहुत सारा यानी कि पानी डाल के आप उसको छोड़ दो। पानी डालने के बाद अगर आप कास्टिक सोडा इस्तेमाल कर सकते हो, कास्टिक सोडा कहीं से भी मिल जाता है, कोई इतनी महंगी चीज़ नहीं है। अगर आप कास्टिक सोडा इस्तेमाल कर सकते हो तो कास्टिक सोडा डाल के आप उसके ऊपर छोड़ दो उसको, यानी कि तकरीबन अगर आपके पास 15 बाई 15 की जगह है तो 1 किलो कास्टिक सोडा मेरे ख्याल से बहुत है, बहुत से भी ज़्यादा ही है वैसे तो। 1 किलो कास्टिक सोडा डाल के आप पानी में मिला के किसी भी चीज़ में मिला के पूरे के पूरे फ्लोर पर डाल दो और उसको 4 5 घंटे के लिए छोड़ दो। लेकिन अगर आप कास्टिक सोडा नहीं डालना चाहते, आपको अवेल नहीं है, तो आपने सिंपली क्या करना है, ब्लीच और कोई भी डिसइंफेक्टेंट या सर्फ, इन सब चीज़ों को लेके आपने वो फ्लोर पे डाल दें और कुछ देर के लिए छोड़ दें। बस इतना डाल देंगे पूरी की पूरी जगह पे वो लग जाए, और तकरीबन 4 5 घंटे के लिए इसको भी आप छोड़ दें। जब 4 5 घंटे के लिए आप छोड़ेंगे तो वो जो गंद होगा वो ऐसे बात है थोड़ा फूल जाएगा, क्योंकि पानी भी है, और वो जितने भी बैक्टीरियाज होंगे वो अच्छे खासे उसमें मर जाएंगे। तो आपने करना है क्या, अब इसको आपने अच्छे से, प्रेशर गन आपके पास अगर हो जाए तो इससे अच्छी कोई बात नहीं हो सकती। प्रेशर कुकर का जो सबसे बड़ा एडवांटेज होता है ना, वो ये होता है कि ये बैक्टीरिया किल करने में बड़ी हेल्प करती है, और क्लीनिंग जो होती है वो बहुत अच्छी होती है इससे, क्योंकि एक स्पेसिफिक प्रेशर के ऊपर बैक्टीरियाज और वायरस जो होते हैं वो मर जाते हैं। तो ये एक एडवांटेज है। पर अगर नहीं भी आप इनिशियल स्टेज में आप 20 25 हज़ार रुपये खर्च नहीं करना चाहते आर्चर मशीन के ऊपर, तो बेहतर है कि आप फिर किसी पाइप वगैरह से सफाई कर लें। तो उसके बाद आप पूरी की पूरी जगह को इतने अच्छे से धोएं सर्फ से और डिसइंफेक्टेंट से, कि कहीं पर भी थोड़ा बहुत भी गंद ना रहे, यानी कि एक थोड़ा सा भी आपको ना दिखे कि लगे ही ना यहाँ पे कभी चूज़ा डला है, बिल्कुल सफाई हो जाए। और जब आप सफाई कर दें तो उसके बाद आपने करना है क्या है कि जब अच्छे से पूरी की पूरी जगह साफ़ हो जाए तो फिर आपने क्या करना है, आपने आप अगर आपकी जगह ऐसी है कि आप चूना कर सकते हैं, जैसे कि मेरे यहाँ पे इस कमरे में रखा हुआ है, तो मैं चूना नहीं करूँगा क्योंकि दीवार पर वैसे ही कलर हुआ हुआ है। चूना करूँगा तो फालतू में बस कलर ख़राब होगा, तो मुझे ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर आप कर सकते हैं चूना, तो इससे अच्छी कोई बात ही नहीं हो सकती। आप पूरी की पूरी जगह में अच्छे से चूना करते हैं। हमारे पास जब शेड था तो हम भी चूना ही करते थे। तो उसका फ़ायदा ये होता है कि जितने भी बैक्टीरियाज होंगे चूने से वो सब के सब मर जाएँगे। होगा कि अगर आप कहीं से ले रहे हैं तो उसको कहते हैं कि वही चूना चाहिए जो दीवारों पे रंग करने के लिए चाहिए होता है। तो उसको बस नॉर्मली चूने को पानी में मिला के थोड़ी देर के अंदर फिर वो पेंट टाइप का बन जाएगा, फिर आपने उसको दीवारों पे कर देना है। अच्छा, अगर चूना नहीं करना चाह रहे आप तो फिर आपने क्या करना होगा, आपको फ्यूमिगेशन करनी पड़ेगी। अच्छा, फ्यूमिगेशन जो है वो बहुत सारे लोग इसको मिस कर देते हैं और समझते हैं कि ये ज़रूरी नहीं है, पर मैं आपको बताऊं तो सब समझते हैं सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो चीज़ है ना, वो फ्यूमिगेशन होती है बैक्टीरिया किल करने के लिए। क्योंकि अब आपने पूरे के पूरे शेड को अच्छे से क्लीन कर दिया, सब कुछ आपने रेडी कर दिया, पर अगर आपका जैसे कि बहुत सारी चीज़ होती है जिनको आप वॉश नहीं कर पाते। फॉर एग्जांपल, आप बल्ब को वॉश नहीं कर सकते, या वायरिंग को वॉश नहीं कर सकते, या फ़ैन को वॉश नहीं कर सकते, और इस तरह छत की भी कुछ जगहों को आप वॉश नहीं कर सकते। तो चाहते ना चाहते वहाँ पे कहीं ना कहीं मसले रह जाएंगे। तो आप पूरी की पूरी चीज़ें, यानी कि नीचे अगर आप गत्ता बिछाते हो, चिक पेपर बिछाते हो, कागज़ बिछाते हो, जो भी बिछाना है आप बिछा दो। और बिछाने के बाद आप वहाँ पे बर्तन वर्तन सब चीज़ें रख के अब पूरे के पूरे रूम को या अपने शेड को एयर टाइट कर दो। देखें, 100% एयर टाइट तो नहीं हो सकता।
अगर आपका शेड है तो वो तो 100% हो ही नहीं सकता। लेकिन आपने करना ये है कि आपने उसको मैक्सिमम पैक कर देना है। मैक्सिमम का मतलब है 80-90% तक आप उसको पैक कर दो, ताकि जो आप फ्यूमिगेशन करो वो उसके अंदर ही रुके। अच्छा, फ्यूमिगेशन होती क्या है? बेसिकली इसमें हम लोग करते क्या है, अलग अलग किस्म की गैसेस छोड़ते हैं शेड के अंदर, और उससे होता ये है कि जितने भी बैक्टीरियाज होते हैं वो सब मर जाते हैं, क्योंकि जहाँ जहाँ पे मैंने आपको बताया कि पानी और सरफ नहीं पहुँच पाता, वहाँ पे वो फ्यूमिगेशन पहुँचती है। तो मल्टीपल प्रोसेस होते हैं फ्यूमिगेशन के। नॉर्मली जो इंडस्ट्रियल लेवल पे की जाती है वो की जाती है फॉर्मेलिन से और KMNO4 से। तो ये दोनों केमिकल्स किस तरह इस्तेमाल करने हैं, इसकी क्वांटिटी आपको मिल जाएगी इसके ऊपर। तो आप उसकी फ्यूमिगेशन कर सकते हैं। जैसे कि मैं आपको समझा दूँ सिंपल सी, कि अगर आपके पास एक रूम है और 15 बाई 15 का रूम है, तो इसके अंदर आपको तकरीबन तकरीबन समझ लें आधा लीटर के करीब, आधा लीटर के करीब, आधा लीटर, हाँ तकरीबन आधा लीटर के करीब आप इसमें फॉर्मेलिन इस्तेमाल करेंगे, और तकरीबन 200 ग्राम के करीब आप इसके अंदर, या 170 ग्राम के करीब आप इसमें KMNO4 का इस्तेमाल करेंगे। अच्छा, मेरे पास जो थी वो यहाँ पे थोड़ी सी ज़्यादा थी, तो इसलिए मैंने थोड़ी सी क्वांटिटी ऊपर नीचे कर दी, पर कोई उससे फ़र्क नहीं पड़ता। बस यही होता है कि वो रिएक्शन थोड़ा फास्ट हो जाता है और आपकी पिंकी ज़्यादा लगेगी। अच्छा, KMNO4 जो होती है वो कहाँ से मिलेगी और फॉर्मेलिन कहाँ से मिलेगी, ये सारी चीज़ें मैं आपको इंशाल्लाह बताता हूँ अभी लास्ट में। तो इन सब चीज़ जैसे कि आपने करना क्या है, सबसे पहले आपने वेट करके KMNO4 इसके अंदर डाल डाल देना है। किसी भी स्टील के बॉक्स में, प्लास्टिक में नहीं डालेगा, या मिट्टी के बर्तन में, और डालने या कांच के बर्तन में बेसिकली, जिससे गर्म हो जाइए। और इसके बाद आपने इसमें डाल देनी है फॉर्मेलिन। पहले डलेगा KMNO4, देन डलेगी फॉर्मेलिन। अगर आप उल्टा करेंगे तो फिर वो रिएक्शन ख़राब भी होता है, अक्सर मैंने सुना आग भी लग जाती है। तो ये थोड़ा सा सेंसिटिव होता है, आपको अपने आप को बचत करके करनी चाहिए ये चीज़। तो जैसे ही आप डालेंगे तो एक ख़तरनाक सा फ्यूम सा धुआं सा निकलेगा, और अगर आप 1 मिनट भी अंदर रुकेंगे तो आपको महसूस होगा कि यार मेरा दम घुट रहा है, मैं मरने वाला हूँ। यानी कि इतनी ख़तरनाक स्मेल होती है, आपको आँखों में चुभन शुरू हो जाती है। तो इसलिए जैसे ही करें फ़ौरन वहाँ से निकल जाएँ। और अगर आप सोच रहे हैं यार कि अगर नीचे मेरी रिहाइश है और आस-पास लोग रहते हैं उनका क्या होगा, तो इतना ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता। एक क्लोज़ स्पेस में और एक पैक स्पेस में बहुत ज़्यादा फ़र्क होता है। अगर आप एक क्लोज़ स्पेस में काम कर रहे हैं तो ज़ाहिर सी बात है उसकी जो कंसंट्रेशन, उसकी जो कैपेसिटी है वो ज़्यादा है। पर यही काम अगर आप एक ओपन स्पेस में करेंगे, यानी कि रोड पे खड़े होकर फ्यूमिगेशन करेंगे, तो उसकी स्मेल आपको बिल्कुल भी महसूस नहीं होगी। तो ये सारी की सारी चीज़ें होती हैं। अच्छा, अब ये इस तरीके से आपने करके इसको कम से कम, जैसे ही आप फ्यूमिगेशन करें, अपने शेड को कम से कम 3 दिन के लिए बंद कर दें। कम से कम बता रहा हूँ, वरना 5 दिन और अच्छा है। 3 दिन के लिए अपने शेड को आप बंद कर दें, और उसके बाद 1 दिन, 3 दिन के बाद बंद करने के बाद आप उसको खोलें, और 1 दिन के लिए उसको ऐसे ही खाली छोड़ दें, क्योंकि उसमें जितनी भी फ्यूम्स होंगी वो सब निकल जाएँ, देन आप चूज़ा डालें। तो इस तरीके से ऐसा होगा कि जैसे कि आपके पास कोई वायरस है ही नहीं, तकरीबन 90% तक वायरस जो है वो आपका किल हो जाएगा। अब अब देखें, ये सारा का सारा प्रोसीजर जो है ना, ये बेसिकली आप, ऐसा नहीं है कि अगर आप ये करेंगे तो 100% बैक्टीरिया मर जाएगा आपका। पर ये हम करते इसलिए कि बैक्टीरिया का लोड जो है वो कम हो जाए। जितनी भी हम चीज़ ख़्याल रखते हैं, बायो सिक्योरिटी रखते हैं या सफाई में रखते हैं, तो हमने सिर्फ ये करना होता है कि जो बैक्टीरिया और वायरसेस का किल लोड है वो थोड़ा सा कम हो जाए, क्योंकि उसको 100% ख़त्म करना तो इम्पॉसिबल है। उसके लिए आपको बहुत सी चीज़ें इस्तेमाल करनी पड़ेंगी, फिर भी 100% ख़त्म नहीं होता। तो बस इस तरीके से अगर आप करेंगे तो आपकी सफाई बड़ी बेहतरीन होगी, और आपका जो पहला चूज़ा है वो ही इंशाल्लाह अगली दफ़ा का चूज़ा जो है वो बहुत अच्छा पलेगा। और हर दफ़ा अगर आप यही प्रैक्टिस करते रहेंगे तो ये है कि आपके जो शेड में वायरसेस का और बैक्टीरिया का लोड है वो बहुत मिनिमम हो जाएगा, और इनडायरेक्टली आपकी जो प्रॉफिटेबिलिटी है उसमें आपकी हेल्प होगी, क्योंकि मोर्टेलिटी आपकी कम होगी, बीमारियाँ आपके पास कम आएंगी, और वायरसेस कम आएंगे, तो इनडायरेक्टली आपका ही फ़ायदा है। अच्छा, अब बात करते हैं कि इसमें ख़र्चा कितना आता है, ये चीज़ें मिलती कहाँ से हैं। देखिए, फॉर्मेलिन आपको किसी भी केमिकल शॉप से मिल जाएगी। कहीं भी कोई भी अच्छी केमिकल शॉप हो जहाँ से सर्फ वगैरह भी मिलता हो, तो नॉर्मली वहाँ से भी वॉशिंग पाउडर जहाँ से मिलते हैं अच्छी, जो यानी कि जहाँ से वॉशिंग पाउडर्स और ये केमिकल्स मिलते हैं, यानी कि चूहा वगैरह का जहर, रेड किल्स जो होते हैं, और इस तरह की ब्लीच वगैरह चीज़ें कराची में तो जगह जगह मिलती हैं चीज़ें। तो आपको यहाँ से इजीली मिल जाएगी। नहीं भी मिलेगी तो आप थोड़ा और सर्च करेंगे तो लोग आपको बता ही देंगे कि फॉर्मेलिन मिलती कहाँ से है। अच्छा, दूसरी चीज़ जो है वो है KMNO4। KMNO4 का नाम पोटेशियम परमैंगनेट भी कहते हैं, और लोकल लैंग्वेज में इसको पिंकी कहते हैं। अच्छा, इसका मिलना बड़ा मुश्किल है। इसके मिलने के लिए आपको कहीं ना कहीं सोर्स चाहिए, और ये महंगी भी है। वो तो आपको 70 रुपये 80 रुपये लीटर मिल जाएगी। ये आपको बड़ी महंगी मिलेगी। ये 100 ग्राम आपको कम से कम 400-500 रुपये की मिलेगी, अगर आम बंदा ले रहा है। अगर हम जैसा आदमी लेता है तो उसको थोड़ी सस्ती मिल जाती है, पर आपको नहीं मिल पाएगी इतनी ईज़िली। और कोई मुझे कहे भी ना कि मुझे लाते, तो मेरे लिए पॉसिबल नहीं है ये। तो बेसिकली है ऐसा कि इसके ऊपर बैंड है, और बॉम्ब वगैरह के अंदर भी यूज़ होती है। उसके अलावा और भी मल्टीपल ख़तरनाक केमिकल्स में यूज़ होती है, तो इसलिए हर आदमी को दी नहीं जाती। तो आपने करना ये है कि आपने हकीम जो होता है, पंसारी जो होता है बेसिकली, पंसारी से आप जाके ख़रीद लें 100 ग्राम। थोड़ी सी महंगी देगा, पर आपको मिल जाएगी 100, 150, 200 ग्राम, जितनी भी आपकी रिक्वायरमेंट हो
आप अंसारी से जाके ख़रीद लें। केमिकल शॉप से लेंगे तो डायरेक्ट आधे से आधे रेट पे देगा, पर वो केमिकल वाला आपको देगा नहीं अगर आपकी जान पहचान नहीं है। तो अब काम तो चलाना है, तो इसलिए आप किसी भी हकीम की दुकान से आप इसको जाके ले सकते हैं। और इसको लेने के बाद जो मैंने आगे का प्रोसीजर बताया वो पूरा आप उस तरीके से इस्तेमाल करें। बस ख्याल रखिएगा कि जिन जिन चीज़ों की मैंने आपको कही हैं, ये सारी वो चीज़ें हैं जो इम्पॉर्टेंट प्रोटोकॉल्स हैं। ऐसा नहीं है इसमें से कि आप कोई भी चीज़ को छोड़ सकें। सारे के सारे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रोटोकॉल्स हैं, जिससे आपका जो सफाई है वो एक प्रॉपर होगी। तो वीडियो लंबी होती जा रही है। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो चैनल को लाइक ज़रूर करेगा। और अगर आप फार्मिंग को सीखना चाहते हैं प्रोफेशनली, तो आप हमारा वीडियो कोर्स भी ले सकते हैं। तो उम्मीद करते हैं कि वीडियो आपको अच्छी लगी हो। मिलते हैं अपने नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम।